वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कि जर्मनी ने यह डिसाइड करा है कि वो अपना एक जहाज वॉरशिप यानी कि युद्ध में भाग लेने वाला जो जहाज है उसे पेट्रोलिंग के लिए यानी निगरानी रखने के लिए, गश्त लगाने के लिए इंडियन ओशियन में भेजेगा। तो जर्मनी ऐसा क्यों कर रहा है, जर्मनी की जो नई चाइना पॉलिसी है वो किस तरह से एमर्ज कर रही है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। मेरा नाम है गौरव। अभी एकदम लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ है कि जर्मन वॉरशिप ये इंडियन ओशियन में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। चाइना और फिलीपींस में कौन से आइलैंड्स हैं जिनको लेके विवाद है, यानी चाइना और फिलीपींस के बीच में जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं वो कौन से हैं? सेनकाकू आइलैंड्स, स्कारबरो शॉल, डियायो आइलैंड्स या पैरासेल आइलैंड्स? आपका जो भी आंसर है फटाफट मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। जर्मन ऑफिसर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन नेवी में पार्ट लेंगे। जर्मनी यानी अपने ऑफिसर्स ऑस्ट्रेलिया की नेवी में भी लगाएगा। एक तरह से जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये डिफेंस कॉपरेशन हो रहा है। जर्मन फ्रिगेट एक तरह का जहाज ही होता है, थोड़ा सा जो शिप होता है उसे थोड़ा सा छोटा होता है फ्रिगेट। तो जर्मन फ्रिगेट को पेट्रोलिंग करने इंडियन ओशियन में भेजा जाएगा। ये इंडो पैसिफिक रीजन में भेजा जाएगा। जर्मनी ने वर्ड यूज करा है इंडो पैसिफिक। और ये जो स्टेटमेंट है ये सब आए हैं जर्मनी की डिफेंस मिनिस्टर एनाग्रेट क्रॉम्प-कैरेनबर्ग से। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, जर्मनी में वहाँ की डिफेंस मिनिस्टर हैं। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जर्मनी में जब 2021 में इलेक्शंस होंगे तो ये एंजेला मर्केल के बाद वहाँ की चांसलर भी बन सकती हैं। इन्होंने ये कहा कि इंडो पैसिफिक जो है वो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और हमें लगता है कि जर्मनी अब इंडो पैसिफिक में अपनी पोजीशन लेने के लिए रेडी है। यूरोप, पूरा का पूरा यूरोप, और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी, यूरोप का सबसे ताकतवर कंट्री जर्मनी है। यूरोप जो है वो धीरे धीरे अवेयर हो रहा है चाइना की इकोनॉमिक एजेंडा और जियोपॉलिटिकल टैक्टिक्स को लेकर। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में खास तौर पे यूरोप पूरी तरह से अवगत हो चुका है चाइना की इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल गतिविधियों को लेकर। आपको इससे पहले मैं जर्मनी और चाइना के बीच बढ़ती दूरियों के बारे में बताऊं, यह शब्द इंडो पैसिफिक समझाना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इंडो पैसिफिक के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। देखो, इंडो पैसिफिक वर्ड वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं यानी मॉडर्न कंटेक्स्ट में बात करूं तो यह वर्ड 2007 में गुरप्रीत खुराना ने यूज किया था पहली बार अपने एक आर्टिकल में, जिसमें वो भारत और जापान के बीच कॉपरेशन की बात कर रहे थे। उसके बाद इस शब्द का इस्तेमाल शिंजो आबे ने किया, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किया। उन्होंने 2007 में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन और पैसिफिक ओशियन को एक कन्फ्लुएंस उनका हो जाना चाहिए, एक तरह से उनको मिल जाना चाहिए। उन्होंने कहा यह बहुत जरूरी है अगर हम ब्रॉडर एशिया की प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। उसके बाद क्वाड जब बन रहा है, जैसे उससे लगातार ये लिंक होता आ रहा है, पिछले कुछ सालों में इस वर्ड ने बहुत तूल पकड़ा है, यानी इंडो पैसिफिक पिछले 7 से 8 साल में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। मैं 2019 की बात अगर करूं, 2019 में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करी। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। अमेरिका लगातार इस शब्द का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में कर रहा है, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में। जैसे 2017 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, 2018 की न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू और 2018 की नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी ऑफ अमेरिका, इन सब में इंडो पैसिफिक की बात की गई है। इस शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा जब 2017 में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे और भारत और अमेरिका की जो जॉइंट स्टेटमेंट थी, जो ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट थी, उसमें इंडो पैसिफिक वर्ड का इस्तेमाल बार बार किया गया। तो यह वर्ड पिछले कुछ सालों में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और अब मैं आपको बताता हूं यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। देखिए, एक बात यह भी समझिए कि इंडो पैसिफिक क्या है, इसको लेकर भी कंट्रीज के बीच में एक होमोजेनिटी नहीं थी, एक समानता नहीं थी। जैसे अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका के हिसाब से जो इंडो पैसिफिक है वो सिर्फ भारत की सीमा तक है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इस मैप के अंदर, ये इंडियन ओशियन है, यहां पे ये पूरा इंडियन ओशियन है, राइट, और ये पूरा पैसिफिक ओशियन है, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन भी आप अगर देखें तो इसमें इंडो पैसिफिक में पूरा नहीं है।
यानी अगर मैं देखूं इसमें तो मैं बहुत ज्यादा नॉर्थ पैसिफिक नहीं देखता हूं, इसमें बहुत ज्यादा ईस्ट पैसिफिक नहीं देखता हूं। इसमें मैं इसमें कौन सा देखता हूं? मैं इसमें साउथ पैसिफिक देखता हूं, मैं इसमें सेंट्रल पैसिफिक देखता हूं, मैं इसमें वेस्ट पैसिफिक देखता हूं। यानी इंडो पैसिफिक में वेस्ट, राइट, वेस्ट पैसिफिक, सेंट्रल पैसिफिक और साउथ पैसिफिक ज्यादा है, राइट। और इंडियन ओशियन का वो पार्ट अमेरिका के हिसाब से जो इंडिया तक जाता है वो ज्यादा है, यानी ये इंडो पैसिफिक है। ये मैं आपको पुरानी डेफिनेशन बता रहा हूं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब सिंगापुर गए थे और उन्होंने इंडो पैसिफिक की बात करी तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा, मैं इंडो पैसिफिक कहां देखता हूं? मैं देखता हूं अफ्रीका के तट से लेकर और अमेरिका तक। यानी प्रधानमंत्री मोदी का जो दायरा है इंडो पैसिफिक को देखने का वो काफी बड़ा है अमेरिका से। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट होता गया वैसे वैसे सारे कंट्रीज जो इंडो पैसिफिक को लेकर उनकी जो एक आपसी समझ है वो पुख्ता होती गई। जैसे पहले अमेरिका इंडो पैसिफिक को किस तरह देखता था कि हमें चाइना को बैलेंस करना है, तो चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया का इमरजेंस जरूरी है। लेकिन इंडिया इंडो पैसिफिक को इसलिए देखता था कि हमें एक डेमोक्रेटाइजेशन चाहिए ओशियंस की, राइट। क्योंकि हमने देखा, आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इंडो पैसिफिक में ये इंडियन ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन है, और बीच में ये है साउथ चाइना सी और ये है यहां पे ईस्ट चाइना सी। तो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी का इसमें कोई जिक्र नहीं है, राइट। और आप ये भी जानते हैं पहले जो हम वर्ड यूज करते थे वो एशिया पैसिफिक करते थे। इनफैक्ट एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, एक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इस तरह के कई मंच भी हैं। तो एशिया पैसिफिक से पहले क्या यूज करते थे हम वर्ड? एक ग्लोबल इमरजेंस दिखाने के लिए हम यूज करते थे ट्रांस पैसिफिक, और उससे पहले हम यूज करते थे ट्रांस अटलांटिक। और वो क्यों? तो इसको समझते हैं। देखो, पहले व्यापार कहां होता था? जो बड़े बड़े इकोनॉमिक कंट्रीज होते हैं वो कौन कौन से थे? हमेशा से अमेरिका रहा है, ये अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है पूरा, ये ऊपर कनाडा है, ये मैक्सिको है और ये अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये भी अलास्का भी अमेरिका का हिस्सा है। और या फिर यूरोप की बात करते थे हम। अब अगर अमेरिका और यूरोप के बीच में व्यापार होगा तो कैसे होगा? वो ऐसे होगा सीधा, यानी कि ये अटलांटिक ओशियन है पूरा, ये नॉर्थ अटलांटिक है और ये साउथ अटलांटिक है। तो पहले हम वर्ड यूज करते थे ट्रांस अटलांटिक, यानी पूरी दुनिया का ध्यान था अटलांटिक ओशियन में। लेकिन आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं? अमेरिका और कुछ यूरोप के अलावा आज इंडिया है, आज चाइना है, आज जापान है। तो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, अगर आपको उनसे व्यापार करना है तो आप कैसे आएंगे? आप पैसिफिक ओशियन से आएंगे और इंडियन ओशियन से आएंगे। तो ये इंडियन ओशियन का जो इस्तेमाल है व्यापार के लिए ये लगातार बढ़ता गया। ये इंडियन ओशियन है, इसका इस्तेमाल, और ये अमेरिका से अगर इंडिया का और चाइना का व्यापार करना है तो ऐसे जाएगा, ऐसे पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन है पूरा, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है। अब आप समझे कि पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन की इंपॉर्टेंस क्या है। लगभग आज मैक्सिमम दुनिया का जो व्यापार है वो इंडियन ओशियन से होता है, पैसिफिक ओशियन से होता है। और पैसिफिक और इंडियन में भी कंपेयर करूं तो इंडियन ओशियन से ज्यादा होता है। दुनिया का लगभग 1/3 आज वर्ल्ड ट्रेड इंडियन ओशियन से हो रहा है। तो इंडियन ओशियन की इंपॉर्टेंस को दिखाता है ये इंडो पैसिफिक। तो आज हमारा जो फोकस है वो इंडो पैसिफिक पे है, ठीक है। अब मैं आपको इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस बताता हूं। जो रीजन है जिसकी हम बात कर रहे थे वो आप समझ गए। इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस है ये। इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन ये आपस में उनको एक स्ट्रेटेजिक थिएटर की तरह देखता है, ठीक है। ये मैं सिक्योरिटी एंगल से बात कर रहा हूं पहले, ठीक है। फिर इंडो पैसिफिक एक आर्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी की तरह देखा जाता है, क्योंकि ये ट्रेड की वजह से आर्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मेजर जो आज समुद्री रास्ते हैं व्यापार के वो पैसिफिक और इंडियन ओशियन से गुजरते हैं। इंडो पैसिफिक जो है ये भारत का इमरजेंस दिखाता है। हम एशिया पैसिफिक की बजाय अगर आज वर्ड यूज करते हैं इंडो पैसिफिक तो ये इंडिया की इमरजेंस को दिखाता है। और क्योंकि ये साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी वगैरह की कोई बात नहीं करता, तो ये एक तरह से चाइना को पूरी तरह से बाईपास करता है, चाइना की इंपॉर्टेंस को इससे कम करता है। ये ग्रेजुअल राइज है ट्रेड रूट्स का, पहले ट्रांस अटलांटिक, फिर ट्रांस पैसिफिक, फिर एशिया पैसिफिक और अब इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक में अब जो राज करेगा वही दुनिया पे राज करेगा 21वीं शताब्दी में, राइट। तो अमेरिका ने इनफैक्ट अपनी जो पैसिफिक कमांड है, जो उनकी पैसिफिक कमांड है, उसका नाम पलट के इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया है।
सो आई होप यहां पे आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूं कि जर्मनी की चाइना को लेकर एग्रेसिवनेस कैसे पता चलती है। तो उसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा जर्मनी की जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी पूरी स्टेटमेंट। इनका नाम मैंने आपको बताया था, क्राम कैरेनबॉर। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है कि वैसे तो चाइना एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी और चाइना के बीच में व्यापार काफी मजबूत है, हमारे काफी अच्छे इकोनॉमिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ, लेकिन उन्होंने कहा एट द सेम टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, चौकन्ना रहना होगा कि अनइक्वल इन्वेस्टमेंट कंडीशन, चाइना का बौद्धिक संपदा की चोरी, चाइना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को दूसरे कंट्रीज की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करता है, उसको काउंटरफीट करता है, दूसरों की बौद्धिक संपदा पे अतिक्रमण करता है, और चाइना का स्टेट सब्सिडाइज डिस्टॉर्शन ऑफ कंपटीशन और अटेम्प्ट टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस थ्रू लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट इग्नोर्ड। उन्होंने ये कहा चाइना की सरकार विभिन्न तरह की सब्सिडीज देकर अपनी कंपनीज को उन्हें एक कंपेटिटिव एडवांटेज देती है जिससे उनके प्रोडक्ट सस्ते हो जाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। साथ ही साथ क्रैम कैरेनबॉर ने यह भी कहा कि जर्मनी वैसे तो ओपन है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कोई भी आके निवेश कर ले, लेकिन जर्मनी को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो ब्लेमलेस मतलब उस पर कोई दाग ना हो। यह हिंट दिया है जर्मनी ने कि हम भी हुआवी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हुआवी को 5G टेस्ट नहीं करने देंगे। यह पहली बार जर्मनी ने एक ओपनली कहा है कि हम एक तरह से हिंट दिया है कि हम हुआवी और ZTE वगैरह इनको हम टेस्टिंग नहीं करने देंगे। आपको बता दूं बहुत सारे कंट्री हैं जिन्होंने हुआवी को बैन कर दिया है, अमेरिका ने कर दिया है, ब्रिटेन ने कर दिया है, स्वीडन ने कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया पहला कंट्री था जिसने हुआवी को बैन किया था 2018 में। और अब जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सपोर्ट बढ़ रहा है इंडियन ओशियन में, यह सीधा मैसेज है चाइना को। उन्होंने एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कही, पहली बार जर्मनी इतना खुल के चाइना के अगेंस्ट सामने आया है। उन्होंने ये कहा द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज वुड सिंपली बी टू सीरियस। चाइना इज अ कंट्री दैट अंडरस्टैंड्स द पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ IT नेटवर्क्स एंड डेटा फ्लोज वेरी वेल। आई एम श्योर दैट आवर कलीग्स इन बीजिंग अंडरस्टैंड दैट वी यूरोपियंस कैन ओनली ऑपरेट टेक्नोलॉजीज दैट वी ट्रस्ट। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जो टेक्नोलॉजी जिसमें फॉल्ट हो, जो जासूसी करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हो, जिसमें कई तरह के विकार हों, तो हम यूरोपियन सिर्फ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे जो हम ट्रस्ट करते हैं, ना कि ऐसे टेक्नोलॉजी का जिसमें कई तरह के विकार हों या जिस पे संदेह हो। उन्होंने यह भी कहा कि जर्मनी अगर अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ाता है इंडो पैसिफिक में तो वो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को एंश्योर करने के लिए। ये रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर क्या होता है? रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर ये होता है कि सारे कंट्रीज को, जो कंट्रीज ने आपस में मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग की हुई है कि हमें रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा, फिलीपींस जो है, फिलीपींस और चाइना के बीच में कई सारे आइलैंड्स हैं जिनको लेके विवाद है। तो फिलीपींस चाइना को लेके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला गया, वहां पे फैसला फिलीपींस के फेवर में आया, लेकिन चाइना ने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तो ये क्या उसने रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर फॉलो किया? नहीं किया। यानी कि चाइना यह मैसेज दुनिया को भेज रहा है कि जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सिर्फ कमजोर कंट्रीज के लिए होते हैं, जो बड़े ताकतवर कंट्री हैं उनके लिए रूल्स रेगुलेशन मायने नहीं रखते। तो उन्होंने यह कहा कि हम जो जहाज है हमारा 2021 तक हम डिप्लॉय कर देंगे इंडियन ओशियन में, और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के साथ हम पूरी तरह से कॉपरेट करेंगे। इतना ही नहीं, जर्मनी नेटो का मेंबर भी है और नेटो में 30 कंट्री हैं। अभी अभी 30वां कंट्री उसने नेटो को ज्वाइन करा है, नॉर्थ मैसेडोनिया। तो नेटो की ताकत भी बढ़ रही है और जर्मनी नेटो में बहुत पावरफुल है। तो वो उन्होंने ये भी कहा कि इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया के साथ मैं दूसरे नेटो के मेंबर्स को भी कहूंगी कि वो भी डेवलप करें रिलेशंस। यानी नेटो के कई सारे कंट्री हो सकता है आने वाले समय में इंडो पैसिफिक में इंटरेस्टेड हो, और इनफैक्ट मालाबार एक्सरसाइज में भी क्या पता जर्मनी भी आ जाए अगले साल। तो उन्होंने कहा, अब ये लाइन देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा आई एम कन्विंस्ड दैट टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड चाइनाज एम्बिशंस फॉर ग्लोबल सुप्रीमेसी कैन ओनली बी टैकल्ड मल्टीलेटरली। उन्होंने कहा कि जो जमीनी विवाद है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन, और चाइना के जो इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं ग्लोबल सुप्रीमेसी के लिए, वो हम सारे कंट्रीज को मिलकर टैकल करने चाहिए। मल्टीलेटरली मतलब बहुत सारे कंट्रीज को मिलके। तो जर्मनी ने अपना स्टैंड बिल्कुल चाइना के विरुद्ध क्लियर कर दिया है। यहां पे मैं आपको यह भी बता दूं कि आज से लगभग 2 महीने पहले सितंबर में जर्मनी ने खुल के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी अपनी अडॉप्ट करी थी।
लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जर्मनी ने इतना स्ट्रांग स्टैंड चाइना के अगेंस्ट लिया है। एक मिलिट्री स्टैंड इसको माना जाएगा। जब उन्होंने अपना जहाज भेज रहे हैं, वो भी लड़ाकू जहाज, वॉरशिप, तो उसे एक मिलिट्री स्टैंड माना जाएगा। तो ये है कुछ एमर्जिंग सिचुएशन इंडो पैसिफिक में। आई होप ये इस वीडियो ने काफ़ी क्लैरिटी आपको उसमें दी होगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लगातार टच में रहें उसके, जिससे आप अपने आंसर को ज़्यादा और ज़्यादा रोबस्ट बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।